हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाय, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है अबेटमेंट। अबेटमेंट सेक्शन 107 से सेक्शन 120 ऑफ आईपीसी तक रहता है एंड ये चैप्टर 5 ऑफ आईपीसी के अंदर आता है। हम आगे बढ़ते हैं अबेटमेंट में। अगर हम एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ की बात करें, किसी भी क्रिमिनल लॉ का जनरल प्रिंसिपल होता है कि जो मेन ऑफेंडर है उसको पनिश किया जाए। जो मेन कल्प्रिट है जिसने कि वो पर्टिकुलर क्राइम किया है, सज़ा सिर्फ उस मेन कल्प्रिट को मिले और किसी भी इनोसेंट व्यक्ति को उसकी सज़ा या उसकी पनिशमेंट ना मिले। बट इस जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ का एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है अबेटमेंट। अबेटमेंट ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी ऑफेंडर को या मेन कल्प्रिट को इंस्टिगेट करता है, हेल्प करता है, एड करता है, उसको भी उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। So exception of general principle of criminal law that only the main offender should be punished is abatement, where the abater is also punished, irrespective whether the offence has taken place or not. भले ऑफेंस कमिट हुआ हो या ऑफेंस कमिट ना हुआ हो, मेन कल्प्रिट ने कुछ एक्ट किया हो या ना किया हो, पर अगर किसी भी पर्सन ने उस मेन कल्प्रिट को या किसी पर्सन को इंस्टिगेट किया है, अबेट किया है कोई पर्टिकुलर ऑफेंस करने के लिए, तो उस पर्सन को भी पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है अबेटमेंट के केस में कि दो पर्सन्स होने चाहिए, यानी कि एक पर्सन जो कि अबेट करेगा यानी कि अबेटर, और दूसरा पर्सन जो कि अबेट, जिसको कि अबेट किया जाएगा यानी कि अबेटी। सपोज करते हैं ए ने बी को किसी चीज़ के लिए इंस्टिगेट किया, तो दो पर्सन हुए यहाँ पे, ए जो कि हुआ अबेटर और बी हुआ अबेटी। ठीक है, कोई भी ऑफेंस के लिए सिर्फ एक ऑफेंडर इन्वॉल्व होता है, लेकिन अबेटमेंट का जो केस है इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक आदमी कभी भी अपने आप को अबेट कर ही नहीं सकता, मैं कभी भी अपने आप को अबेट कर ही नहीं सकता। मुझे किसी को इंस्टिगेट करना है तो मैं किसी दूसरे पर्सन को ही इंस्टिगेट करूँगा। सो इट रिक्वायर्स टू पर्सन एट अ टाइम। ऑब्जेक्ट क्या है इसको लाने का? सिंपल है ऑब्जेक्ट इसको लाने का, बेसिक ऑब्जेक्ट लाने का एक ही पर्पज़ है कि जो मेन ऑफेंडर है उसके अलावा अगर किसी और पर्सन ने उस मेन ऑफेंडर को ये क्राइम करने का या ऑफेंस करने का आइडिया दिया है या इंस्टिगेशन दिया है, तो उस पर्सन को भी पनिश किया जाए। यानी कि ये क्रिमिनल माइंड का जेनेसिस जहाँ से होता है, ओरिजिन जहाँ से होता है, उस पर्सन को भी पनिश किया जाए। यही मेन ऑब्जेक्ट है इसका, अबेटमेंट का। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखते हैं। ये है मिसेस गैरी और ये है मिस्टर टोनी। मिसेस गैरी अपने बॉस से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके बॉस उनको बहुत ज़्यादा वर्कलोड दे देते हैं, तो वो बेचारी परेशान हो जाती है। अब एक दिन उनको बहुत गुस्सा आई। उन्होंने अपने बेटे को बोला, टोनी को बोला, बेटा ये चाकू मैं मार्केट से ख़रीद के लाई हूँ, ये चाकू तुम पकड़ो और जाओ मेरे बॉस को इस चाकू से स्टैब कर दो। अब उनका बेटा बड़ा खुश हो गया। मिसेस गैरी को ये लगा कि अगर मैं खुद स्टैब करूँगी उनको, अपने बॉस को, तो मेरे ऊपर मर्डर का चार्ज लग जाएगा। बट अगर मैं किसी और को बोल देती हूँ, मेरे बेटे को बोल दूँगी, तो मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा, मैं तो फ्री हो जाऊँगी। मेरा बेटा उनको किल करेगा, उसके ऊपर जो लगेगा वो होगा, उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा, बट मैं तो फ्री हो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट यही है अबेटमेंट का कि जो पर्सन माइंड, जो क्रिमिनल माइंड को ओरिजिनेट करता हो, जहाँ से इंटेंशन क्लियरली ओरिजिन होता हो, उस पर्सन को भी सज़ा मिलनी चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में टोनी भले ही ऑफेंस करे या ना करे, बट मिसेस गैरी ने इंस्टिगेट किया है टोनी को कि वो ऑफेंस करे, इसलिए यहाँ पे अबेटमेंट के लिए मिसेस गैरी लायबल होंगी, अबेटमेंट टू मर्डर के लिए। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अबेटमेंट जो कि सेक्शन 107 में डिफाइंड है, इसकी अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है किसी को हेल्प करना, इनकरेज करना कुछ गलत करने के लिए। ठीक है, मतलब किसी को हम इंस्टिगेट करें, किसी को हम एड करें, हेल्प करें, बट किस लिए? ताकि वो कुछ गलत चीज़ करे। ये है इसकी डिक्शनरी मीनिंग। अब सेक्शन 107 जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये बात सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सिर्फ डिफ़ाइन करता है ऑफेंस को। सॉरी, ये किसी भी ऑफेंस को डिफ़ाइन नहीं करता, ये अबेटमेंट की मीनिंग को डिफ़ाइन करता है। ये सेक्शन अपने आप में कोई भी ऑफेंस नहीं है, ये सिर्फ एक मीनिंग को डिफ़ाइन करता है। सेक्शन 107 के हिसाब से अबेटमेंट तीन तरीके से हो सकता है। पहला, किसी भी पर्सन को इंस्टिगेट करके,
फर्स्ट थिंग, किसी भी पर्सन के साथ इंगेज होके कॉन्स्पिरेसी में। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, किसी भी पर्सन की इंटेंशनली एड करके, किसी भी पर्सन की इंटेंशनली हेल्प करके। इन 3 तरीके से अबेटमेंट हो सकता है। ये डेफिनेशन जो आईपीसी के सेक्शन 107 में है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इन 3 तरीके से डेफिनेशन इन अबेटमेंट हो सकता है। फर्स्ट थिंग इज़ बाय इंस्टिगेटिंग अ पर्सन, कि वो पर्सन कोई एक्ट कमिट करे जो एक्ट की ऑफेंस होगा, या किसी दूसरे पर्सन के साथ कॉन्स्पिरेसी में इंडल्ज होना कि कोई पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट किया जाए, या किसी पर्सन की कोई ऑफेंस कमिट करने के दौरान या उसके पहले उसको इंटेंशनली एड करना। अब हम इन सब चीज़ों को एक एक बारीकियों से देखते हैं। एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखने की ये है फ्रेंड्स, कि ये जो स्टेज है अबेटमेंट की, इसको प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर लाया जा सकता है, बिकॉज ये एक्चुअल कमीशन के जस्ट पहले की स्टेज होती है। तो अभी एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस नहीं हुआ है, अब ये स्टेज रहती है अबेटमेंट की। अबेटमेंट के बाद एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन का मतलब होता है एक्टिवली सजेस्ट करना किसी पर्सन को कि वो कोई एक्ट करे। इस तरीके से उसके माइंड को स्टिमुलेट कर देना, उसके माइंड को हिला देना कि वो आपकी बातों से एकदम प्रवोक हो जाए और उस एक्टिविटी को करने के लिए तैयार हो जाए। आपने आपकी पूरी कोशिश कर ली कि आपके मन में, आपके माइंड में जो क्रिमिनल इंटेंट है वो आप दूसरे के माइंड में ट्रांसफ़र कर दो और वो उस पर्टिकुलर एक्ट को कमिट कर दे जो कि एक ऑफेंस है। ये है बाय इंस्टिगेशन। इन सिंपल लैंग्वेज, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को उकसाना या उसको प्रवोक करना। अब ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वो सामने वाला व्यक्ति जिसको आपने उकसाया वो क्राइम करता है, नहीं करता है या आपको मना कर देता है। ऑफेंस ऑफ इंस्टिगेशन बाय अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन उसी टाइम कंस्टिट्यूट हो जाता है जैसे ही आपने किसी पर्सन को उकसा दिया या उसको प्रवोक कर दिया। ठीक है, इसके 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी को एक्टिवली सजेस्ट करना या प्रवोक करना। दूसरा, जो कि एक्सप्लेनेशन 1 में दिया हुआ है, कि विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन करना। विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन करना यानी कि जानबूझकर गलत चीज़ दिखाना। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, अब मिस्टर भेड़े की और जेठालाल की लड़ाई चलती है, आपको तो ये बात पता ही है ना। तो अब एक बार उनकी सोसाइटी में, यानी कि गोकुलधाम सोसाइटी में, एक पुलिस वाले भाई साहब आए। उन्होंने पूछा कि जेठालाल कहाँ रहता है, मुझे जेठालाल को अरेस्ट करना है। और उन्होंने पूछा किससे? उन्होंने ये चीज़ पूछी टप्पू से। अब टप्पू अपने पापा के बारे में नहीं बताता कि जेठालाल कौन है, जबकि टप्पू मिस्टर भीड़े के बारे में बता देता है कि सर, मिस्टर भीड़े वाला जो रूम है, जो उनका फ्लैट है, वहाँ पे जेठालाल जी हैं इस टाइम पे। और मिस्टर भीड़े को बोल देता है कि वो ही जेठालाल है। तो जो पुलिस वाला पर्सन आता है वो जेठालाल के बदले मिस्टर भीड़े को अरेस्ट करके ले जाता है ऑन द विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ टप्पू, क्योंकि टप्पू ने विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन दिया कि मिस्टर भीड़े ही जेठालाल है। तो ये हुआ मिस रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल। एक और चीज़ है जो कि एक्सप्लेनेशन 1 में ही दी हुई है, वो है विलफुल कंसीलमेंट। विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन यानी कि गलत चीज़ बताना, और विलफुल कंसीलमेंट यानी कि छुपाना किसी चीज़ को। अब अगर वहाँ पे टप्पू ये बोल देता कि जेठालाल नाम का तो कोई व्यक्ति सोसाइटी में रहता ही नहीं है, सर आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, तो ये जानबूझकर फैक्ट को छुपाना हुआ, यानी कि विलफुल कंसीलमेंट। इन दोनों केसेस में टप्पू अबेटमेंट के लिए लायबल होता। अब कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखने की हैं, वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग इज, क्या कंसेंट ऑफ पर्सन हु इज़ अबेटेड इज मटीरियल। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अबेट किया, तो क्या दूसरे व्यक्ति की कंसेंट ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। सामने वाला व्यक्ति अगर अग्री होता भी है आपकी बात से तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अग्री नहीं होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज सून एज आपने सामने वाले आदमी को प्रवोक कर दिया, उसको इंस्टिगेट कर दिया, आपने वो ऑफेंस कमिट कर दिया। सेकेंड चीज़, क्या जब ऑफेंस कमिट हो रहा होता है तो जो पर्सन जिसने इंस्टिगेट किया होता है उसकी प्रेजेंस ज़रूरी है सीन ऑफ द क्राइम में? बिल्कुल भी नहीं। अबेटर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो सिर्फ पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए किसी दूसरे पर्सन को इंस्टिगेट कर दे, और जैसे ही उसने इंस्टिगेट कर दिया उसका काम ख़त्म, उसने ऑफेंस कर दिया है। अब जिस पर्सन को अबेट किया गया है वो जहाँ पे ऑफेंस कमिट करता है वहाँ पे अबेटर प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है, ये चीज़ इर्रेलेवेंट है। थर्ड थिंग,
क्या किसी को अबेट करने के बाद उस पर्टिकुलर ऑफेंस का एक्चुअल कमीशन होना ज़रूरी है? द आंसर इज़ नो। वो ऑफेंस कमिट हो या वो ऑफेंस कमिट ना हो, एज सुन एज पर्सन ने जब अबेट कर दिया, इंस्टिगेट कर दिया, उसने ऑफेंस कमिट कर दिया ऑफ अबेटमेंट। फोर्थ थिंग इट, क्या इसको लेटर्स के थ्रू भी किया जा सकता है? क्या एक पर्सन दूसरे पर्सन को लेटर्स भेज के, ईमेल भेज के, एसएमएस भेज के, व्हाट्सएप करके इंस्टिगेट कर सकता है? तो इसका आंसर है यस। आपको बस उसको किसी भी तरीके से उसके माइंड को स्टिमुलेट करना है, प्रवोक करना है, आपका क्रिमिनल इंटेंट ट्रांसफ़र करना है सामने वाले के माइंड पे। ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली इनपर्सोनेशन रह के करें, या आप लेटर से करें, या आप व्हाट्सएप से करें, किसी भी मोड से ऐसा किया जा सकता है। सेकेंड इज अबेटमेंट बाय एंगेजिंग इन कॉन्स्पिरेसी विद द अदर। फ्रेंड्स, कॉन्स्पिरेसी वर्ड जहाँ पे भी आता है, हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि एक आदमी अपने साथ कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता, उसके लिए एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। तो व्हाट इज़ कॉन्स्पिरेसी? इट इज़ एन अग्रीमेंट ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है टू कमिट एन इल्लीगल एक्ट, किसी गलत काम को करना, या तो फिर किसी लीगल एक्ट को करना बट बाय इल्लीगल मीन्स। ठीक है, कोई इल्लीगल काम करने के लिए अग्रीमेंट या कोई लीगल काम करने के लिए अग्रीमेंट, लेकिन उस लीगल काम को इल्लीगल तरीके से किया जाना है, इस अग्रीमेंट को हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। अब इसके इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? पहली बात तो यह है कि 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए। सेकेंड थिंग, कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए, दे मस्ट हैव कंस्पायर्ड फॉर एन एक्ट, कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए। थर्ड थिंग इज, उस पर्टिकुलर एक्ट को जिसको कंस्पायर किया गया है, उस पर्टिकुलर एक्ट को कंप्लीट करने के लिए कोई एक्ट या कोई इल्लीगल ओमिशन होना ही चाहिए इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी, तभी अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी अप्लाई होगा। इन द सेंस, अगर 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा पर्सन सिर्फ कंस्पायर करते हैं, सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि ठीक है हम एक इल्लीगल एक्ट करेंगे, तो वो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के अंदर नहीं आएगा। बट अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए जिस एक्ट को कंस्पायर किया गया है कि हम ये एक्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई एक्ट या कोई ना कोई इल्लीगल ओमिशन ज़रूरी है टेक प्लेस होना। अगर कोई एक्ट या कोई इल्लीगल ओमिशन टेक प्लेस हुआ है तो ही वो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के अंदर आएगा। थर्ड थिंग इज बाय इंटेंशनली एडिंग। इंटेंशनली एड करना यानी कि किसी की इंटेंशनली हेल्प करना। अब आप किसी की हेल्प 2 तरीके से कर सकते हो। एक अनइंटेंशनली कर सकते हो, अगर वो चोर था, जो कि बेसिक ऑफेंडर था, वो चोरी कर रहा था, उसने चोरी करने के लिए वो जा रहा था, बगल में आपका घर पड़ता था, आपके घर से बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी खीर बनने की, और वो आया, उसने बोला खीर खिला दो मुझे, और आपने दरवाज़ा खोल के उसको एक कटोरी में बढ़िया किशमिश और बादाम काजू डाल के खीर खिला दी। तो आपने उसकी मदद तो करी क्योंकि वो भूखा था, आपने उसको खिला दिया खीर, पर आपने उसको इंटेंशनली नहीं एड किया, तो आप अबेटमेंट के अंदर नहीं आओगे। बट अबेटमेंट के अंदर आने के लिए इंटेंशनल एडिंग होना ज़रूरी है, यानी कि आपके माइंड में ये इंटेंशन है कि आप उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी करने में या क्रिमिनल ओमिशन करने में आप उसकी एड कर रहे हो। ठीक है, एड कैसे हो सकती है? सिर्फ सोचने से नहीं हो सकती, उसके लिए आप या तो कुछ एक्ट करोगे या कुछ ओमिशन करोगे। एक्ट करना यानी कि आप पॉजिटिवली बढ़ के कुछ काम करोगे। सपोज करते हैं कि अगर कोई किसी को मार रहा है और आप उसको चाकू दे दोगे कि हाँ ये लो चाकू मेरे पास रखा है, अभी कल ही नया मार्केट से खरीद के लाया हूँ मैं चाकू, इससे मारोगे तो जल्दी मर जाएगा, आप उसको वो चाकू दे देते हो, तो आप उसको इंटेंशनली हेल्प कर रहे हो। ओमिशन कैसे कर रहे हो आप? ओमिशन ऐसे कर रहे हो आप कि कोई आदमी किसी को मार रहा है, ठीक है, और उसके हाथ में चाकू है, और चाकू नीचे गिर जाता है और दूर गिर जाता है, और आप देख लेते हो कि चाकू गिर गया, आप उस चाकू को हटा सकते हो वहाँ से, लेकिन आपने उस चाकू को नहीं हटाया, आप वहीं खड़े रहे, और वो आदमी आया जो ऑफेंडर था और उसने आपके सामने से चाकू उठा लिया और लेके चला गया, तो आपने यहाँ पे ओमिशन कर दिया। इसका मतलब आपने उस आदमी की हेल्प कर दी। आप चाहते तो उस चाकू को वहाँ से हटा सकते थे या दूर फेंक सकते थे, बट आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये 2 टाइम पे हो सकता है। अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग 2 टाइम पे हो सकता है। पहला, इधर प्रायर टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस, जब ऑफेंस नहीं हो रहा हो उसके पहले आपने हेल्प करी हो।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी को पॉइजन देना है तो आपने पॉइजन ला के दे दिया उस पर्सन को, मेन ऑफेंडर को बोला कि ठीक है उसको तुम पॉइजन दे देना, तो यहाँ पे प्रायर टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ है। और एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस दूसरे तरीका जो कि मैंने अभी बताया, दो पर्सन्स की लड़ाई हो रही थी, आपने एक के हाथ में चाकू दे दिया, बोला कि चाकू मैंने कल ही खरीद के लाया है और आप इस चाकू से मार लो, उसने उस चाकू से मार दिया, तो आपने एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस उसकी इंटेंशनली एडिंग करी है। ठीक है। Once an offense has been committed, scope of section 107 is no more। एक बार ऑफेंस कमिट हो जाता है फिर अबेटमेंट की बात नहीं आती, अबेटमेंट खत्म हो गया, अब अबेटमेंट हो ही नहीं सकता। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जो कि है सेक्शन 108, जो कि बताता है हमें हु इज़ एन अबेटर। फ्रेंड्स, अभी जो हमने सेक्शन 107 पढ़ा वो 107 हमें सिर्फ अबेटमेंट की डेफिनेशन बताता है कि अबेटमेंट क्या होता है एंड किन किन तरीक़ों से किया जा सकता है, बाय इंस्टिगेशन, बाय इंटेंशनली एडिंग एंड बाय एंगेजिंग इन कॉन्स्पिरेसी, इन 3 तरीके से। अब हम अबेटर कौन कौन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अबेटर मीन्स अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अबेट करता है किसी कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए। ठीक है, पहला बहुत सिंपल है, किसी भी कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए कोई व्यक्ति अगर अबेट करता है तो उसको हम अबेटर कहेंगे। सेकेंड थिंग इज कि ही अबेट्स द कमीशन ऑफ एन एक्ट, वो किसी ऐसे एक्ट के कमीशन को अबेट करता है जो कि अगर कोई पर्सन फिजिकली या मेंटली इन कैपेसिटी में नहीं है वो ऑफेंस होगा, तो फिर वो पर्सन अबेटर कहलाएगा। इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं फिर से एक बार। देखिए, एक चाइल्ड जो कि 7 साल से छोटा है, सेक्शन 82 के हिसाब से वो कभी कोई ऑफेंस कर ही नहीं सकता, बिकॉज उसके पास इतनी समझ ही नहीं है कि वो जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है। ठीक है, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट। तो सेक्शन 82 के हिसाब से, जिसका कि प्रिंसिपल है डॉली इन कैपेक्स, अ चाइल्ड बिलो 7 years इफ़ ही डू एनी थिंग, अगर कोई ऑफेंस भी करता है वो, तो ही विल नॉट बी पनिश्ड। नथिंग इज एन ऑफेंस इफ इट इज़ डन बाय अ चाइल्ड बिलो 7 years ऑफ एज। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यही कहता है यहाँ पे कि अगर कोई पर्सन ऐसी चीज़ के एक्ट को कमिट करने के लिए अबेट करता है जो कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता जो कि फिजिकली फिट है और मेंटली फिट है, तो वो एक्ट ऑफेंस होगा। एग्जाम्पल के लिए ये जो चाइल्ड है, ये जो सेक्शन 82 में आ रहा है, जो कि 7 साल से छोटा है, अब ये वो चाइल्ड है। ठीक है, इस चाइल्ड को अबेटमेंट करने के लिए एक व्यक्ति ने चाकू दिया, उस व्यक्ति ने बोला कि देखो बेटा, तुम सामने जो अंकल खड़े हैं ना, जिन्होंने कोट और टाई पहनी हुई है, जिनकी टाई ब्लू कलर की है, उन अंकल को जाके चाकू मार के आ जाओ। ठीक है, उस व्यक्ति ने ये सोचा था कि मैं तो जो काम कर रहा हूँ वो चीज़ ऑफेंस है अगर मैं करूँगा तो, लेकिन ये चाइल्ड तो 7 साल से छोटा बच्चा है, उसको ये पता था, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को सेक्शन 82 पता था कि अगर कोई 7 साल से छोटा बच्चा कोई क्राइम कमिट करता है तो वो ऑफेंस नहीं होता। तो उसने सोचा कि मैं तो नहीं मारूंगा, मैं इस छोटे बच्चे से सामने वाले आदमी को स्टैप करवा देता हूँ, वो मर जाएगा, तो हम में से कोई नहीं पनिश होगा, ना मैं पनिश होगा ना वो बच्चा पनिश होगा। पर उन अंकल को सेक्शन 108 नहीं पता था, क्योंकि सेक्शन 108 क्लॉज 2 के हिसाब से वो काम भले वो छोटा बच्चा करे, भले कोई इंसेन व्यक्ति करे, भले कोई अनसाउंड व्यक्ति करे, बट ऐसे व्यक्ति को जो इस बच्चे को, इस अनसाउंड व्यक्ति को अबेट कर रहा है, उसको भी पनिशमेंट मिलेगी एज पर, बिकॉज ही इज़ एन अबेटर, तो भी उसको सज़ा मिलेगी। एक्सप्लेनेशन 3 जो सेक्शन 108 का है फ्रेंड्स, वो भी यही बात बताता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो ऑफेंस कमिट हो रहा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ पर्सन अबेटेड, जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है वो लॉ के द्वारा कैपेबल है या नहीं है ऑफेंस कमिट करने का। या तो वो 7 साल से बड़ा भी हो सकता है, 7 साल से छोटा भी हो सकता है, या उसके पास सेम गिल्टी इंटेंशन है जैसा कि अबेटर का है या नहीं है। ये चीज़ें इमैटीरियल है। मटीरियल क्या है कि एक पर्सन ने अबेट किया है दूसरे पर्सन को, यही मटीरियल है फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। अब हम सेकेंड चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सेम गिल्टी इंटेंशन एज दैट ऑफ अबेटर वाली बात। आपको याद होगा डॉक्टर हाथी थे, उनको ये लूडो वाली बेडशीट बहुत ज़्यादा पसंद थी जो कि जेठालाल के पास थी। अब जेठालाल उनको दे नहीं रहा था ये बेडशीट लूडो वाली, तो डॉक्टर हाथी ने क्या किया, डॉक्टर हाथी ने एक आदमी को बुलाया और उसको जेठालाल के घर ले गया। उस टाइम पे जेठालाल के घर पे कोई नहीं था,
और उस आदमी को डॉक्टर हाथी ने बोला कि वो जो बेडशीट उस बेड पे बिछी हुई है ना, वो मेरी बेडशीट है, वो मुझे घर ले जानी है, प्लीज़ वो बेडशीट ले आ दो। ऐसा करने के टाइम पे डॉक्टर हाथी के मन में तो मेलाफाइड इंटेंशन था, वो सामने वाले व्यक्ति को उकसा रहे थे कि वो उस बेडशीट को डॉक्टर हाथी को लाके दे दे। और उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने यही किया। उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने गया तारक मेहता जी के जेठालाल जी के बेडरूम में, ये बेडशीट उठाई और डॉक्टर हाथी को दे दी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि डॉक्टर हाथी के मन में तो गिल्टी इंटेंशन था, लेकिन जो अबेटर था उसको तो ये लगा कि ये तो बेडशीट जेन्युइनली डॉक्टर हाथी को बिलोंग करती है, तो उसने अपने हिसाब से कोई भी क्राइम नहीं किया, उसने अपने हिसाब से कोई भी थेफ्ट नहीं किया, उसके मन में कोई भी गिल्टी इंटेंशन नहीं था। इस पर्टिकुलर केस में डॉक्टर हाथी को तो अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट की सज़ा मिलेगी, बट जिस पर्सन ने, जो एक्चुअल ऑफेंडर था, जिसने वो बेडशीट लाई, क्योंकि उसके मन में वैसा कोई भी गिल्टी इंटेंशन नहीं था, तो उसको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी, है ना। यही कहता है सेक्शन 108 का एक्सप्लेनेशन 3। अब हम सेक्शन 108 के एक्सप्लेनेशन 2 को पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला एक्सप्लेनेशन है गाइस, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। It is not necessary that the act which was abetted has been committed. सीधी सी बात है कि जिस भी एक्ट को आपने कमिट किया है, जिस भी एक्ट के लिए आपने अबेटमेंट किया है, ज़रूरी नहीं कि वो अबेटमेंट हो या वो एक्ट हो या वो एक्ट ना हो। अगर वो एक्ट होता भी है तो भी अबेटमेंट के लिए आप लायबल होगे, अगर वो एक्ट नहीं भी होता है तो भी अबेटमेंट के लिए आप लायबल होगे। ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को अबेट किया हो, इंस्टिगेट किया हो, वो व्यक्ति आपको मना कर दे, बोले कि नहीं मैं नहीं करूँगा ये काम, तो भी आप अबेटमेंट के लिए लायबल हो। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपने किसी पर्सन को अबेट किया हो मर्डर करने के लिए, और वो व्यक्ति चाकू लेके जाता तो है लेकिन सिर्फ हाथ में छोटे से निशान मार के आ जाता है, तो वो व्यक्ति तो सिर्फ हर्ट के लिए लायबल होगा क्योंकि उसने सिर्फ छोटे से निशान मारे, या सेक्शन 324 के अंदर आएगा। बट आप तो मर्डर के अबेटमेंट के लिए ही लायबल होगे, बिकॉज आपने तो उसको मर्डर करने के लिए ही बोला था। ये ध्यान से समझने वाला एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन 1। इस एक्सप्लेनेशन 1 में ये कहा गया है कि अगर किसी पर्सन की कोई ड्यूटी है कुछ करना और उस ड्यूटी को वो नहीं निभाता, तो उसको हम इल्लीगल ओमिशन बोलेंगे। ठीक है। वो पर्टिकुलर ड्यूटी सिर्फ उस पर्सन की ही थी करने की, किसी दूसरे पर्सन की ड्यूटी नहीं थी, पर फिर भी वो दूसरा पर्सन उस पहले पर्सन को इंस्टिगेट करता है कि वो अपनी ड्यूटी ना करे, यानी कि इल्लीगल ओमिशन करे, तो भी वो जो दूसरा व्यक्ति होगा वो अबेटमेंट के लिए लायबल होगा। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूँ। देखिए, एक जगह पे एक लड़ाई चल रही थी, एक रास्ता था, एक रास्ते में दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे और एक आदमी दूर खड़ा हुआ ये सब तमाशा देख रहा था। और तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला आया और पुलिस वाले की लीगल ड्यूटी थी कि वो जो ऑफेंस हो रहा है, कमिट हो रहा है वहाँ पे बीच रोड में, उसको रोका जाए। पुलिस वाले ने उसको रोकने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था, उस तीसरे व्यक्ति ने पुलिस वाले को बोल दिया कि नहीं, तुम आगे नहीं बढ़ोगे, मैं तुमको इसके लिए 1000 रुपये दूंगा। उस तीसरे व्यक्ति ने पुलिस वाले को इंस्टिगेट किया कि वो अपनी ड्यूटी को नहीं परफॉर्म करे, यानी कि वो एक इल्लीगल ओमिशन करे। अब पुलिस वाले की ड्यूटी थी कि उस क्राइम को रोकना था, तो उसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। पर वो जो तीसरा पर्सन था, ये उसकी ड्यूटी नहीं थी कि उसको उस क्राइम को रोकना है। इसका मतलब अगर वो काम नहीं करता, तीसरा व्यक्ति उस काम को नहीं करता, तो भी वो किसी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होता। बट उस तीसरे पर्सन ने पुलिस वाले को उसकी ड्यूटी करने से रोका, एक इल्लीगल ओमिशन करने के लिए अबेट किया, तो यहाँ पे भले ही जो ऑफेंस कमिट हुआ है मेनली, उसके लिए तीसरा पर्सन लायबल नहीं है, बट अबेटमेंट के लिए वो तीसरा पर्सन लायबल होगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन 4। अगर अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस अपने आप में ही एक सब्सटेंशियल ऑफेंस है, तो उस सब्सटेंशियल ऑफेंस का भी अबेटमेंट करना एक ऑफेंस होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। एक बार विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और अंडरटेकर, ये चारों लोग क्रिकेट खेल रहे थे। आई होप कि आप चारों को जानते होंगे। अंडरटेकर बैटिंग करने आया और अंडरटेकर ने हेलमेट नहीं पहना। उसको लगा कि मैं तो बहुत मजबूत हूँ, 6 फुट 10 इंच मेरी हाइट है, मेरे तक क्या बाउंसर कर पाएंगे ये लोग। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना। अब
सचिन ने धोनी को इंस्टिगेट किया। सचिन ने धोनी को बोला कि तुम बॉल को ऐसे मारना, ऐसे बॉल फेंकना कि डायरेक्ट अंडरटेकर के माथे पे बॉल लगे और उसको चोट लग जाए यहीं पे, ताकि उसको समझ में आए कि क्रिकेट खेलना बच्चों का खेल नहीं है, बड़े लोगों का खेल है। ठीक है, तो ये तो अपने आप में एक अबेटमेंट हो गया, जब सचिन ने धोनी को अबेट किया, इंस्टिगेट किया कि वो एक क्राइम कमिट करे। ये एक अपने आप में सब्सटेंशियल ऑफेंस है। अब ऑन दी अदर हैंड, विराट कोहली ने सचिन को इंस्टिगेट किया कि वो धोनी को इंस्टिगेट करे कि धोनी ऐसी बॉल फेंके जो कि डायरेक्ट अंडरटेकर के माथे पे लगे, जिससे अंडरटेकर की ब्लीडिंग हो जाए और ऑफेंस कमिट हो जाए। ये भी अबेटमेंट के केस में आएगा। यहाँ पे विराट ने सचिन को अबेट किया, सचिन ने धोनी को अबेट किया। हो सकता है धोनी किसी पर और किसी बॉलर को अबेट करता कि वो अंडरटेकर के माथे पे बॉल मारे। तो ये जो भी है यहाँ पे, अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। यही एक्सप्लेनेशन 4 बताता है। अब हम एक्सप्लेनेशन 5 में आते हैं, सेक्शन 108 के। एक्सप्लेनेशन 5 ऑफ 108 डील करता है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी से। हमने जैसा कि पहले पढ़ा कि कॉन्स्पिरेसी के केस में 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी हम एक जो सीन समझ रहे हैं, इस सीन में टोटल 3 लोग हैं। ठीक है, सॉरी 4 लोग हैं इस सीन में टोटल। जेठालाल और मिस्टर भिड़े की नहीं पड़ती आपस में। जेठालाल ने सोचा कि आज रात को मिस्टर भिड़े को मैं अपने घर बुलाता हूँ और खाने में जहर मिला के मिस्टर भिड़े की डेथ कॉज कर देता हूँ, यानी कि उसको पॉइजन कर देता हूँ। मिस्टर जेठालाल ने एक कॉन्स्पिरेसी बनाई मिस्टर मेहता जी के साथ। उन्होंने बोला कि मेहता जी, आप किसी से पॉइजन मंगवा लीजिए और आज रात को मैं जब भिड़े मेरे घर आएगा मैं उसको पॉइजन दे दूंगा और उसकी डेथ कॉज कर दूंगा। मिस्टर मेहता ने ये बात पोपट भाई को बोल दी। पोपट भाई को बोला कि पोपट भाई, आज शाम को आप मेरे को पॉइजन ला के दे देना। अब पोपट भाई गए मार्केट, पोपट भाई ने पॉइजन खरीदा, ला के मिस्टर मेहता जी को दे दिया। मिस्टर मेहता ने वो पॉइजन जेठालाल को दे दिया और जेठालाल ने जब शाम को मिस्टर भिड़े उनके यहाँ डिनर करने आए तो उनकी थाली में वो पॉइजन मिला दिया, जिससे कि मिस्टर भिड़े की डेथ हो जाए। अब यहाँ पे मेन ऑफेंडर कौन हुआ? इस पूरे सीन में जो मेन ऑफेंडर है वो तो जेठालाल हुए, क्योंकि उन्होंने पॉइजन किया है मिस्टर भिड़े के खाने में, है ना। और एक अबेटर मिस्टर मेहता हुए और दूसरे अबेटर मिस्टर पोपटलाल हुए, क्योंकि उन्होंने भी किसी न किसी तरीके से हेल्प करी है, इंटेंशनली एड किया है, बट ही वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी। ये ज़रूरी नहीं है कि जेठालाल, मिस्टर मेहता, पोपटलाल तीनों के तीनों आपस में कंसल्ट करें कि उन्हें ऑफेंस को कैसे अंजाम देना है। ये सफिशिएंट है कि सिर्फ 2 लोग अगर उस कॉन्स्पिरेसी में इंगेज हो जाते हैं और उनमें से कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इंगेज करता है, वो किसी तीसरे व्यक्ति को इंगेज करता है, तो भी ये माना जाएगा कि ऑल ऑफ देम वर द पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। एंड ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सब के सब पर्सन मिलके आपस में एक दूसरे से कंसल्ट करें। यही बताता है एक्सप्लेनेशन 5। इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन में जेठालाल जी तो मेन ऑफेंडर हैं ही हैं और मिस्टर पोपटलाल भी एक अबेटर के तौर पे सामने आएंगे और उनको एक अबेटर के तौर पे पनिशमेंट मिलेगी। फ्रेंड्स, सेक्शन 107 हमने पढ़ लिया, सेक्शन 108 हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद सेक्शन 109 से 120 तक अबेटमेंट की पनिशमेंट्स हैं। मैं उसको अगले वीडियो में दिखाऊंगा आपको, बट फिलहाल मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। ये एक पंडित जी हैं, इन पंडित जी का नाम है मिस्टर दशराज। मिस्टर पंडित जी को पता है कि ये जो लड़का है यहाँ पे, जो अभी आपकी स्क्रीन में आया, ये लड़का एक शादी कर चुका है और अब इस लड़की से वो दूसरी शादी करने वाला है। हमारे इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 494 में बाइगैमी इज़ एन ऑफेंस, यानी कि एक व्यक्ति एक ही लड़की से शादी कर सकता है, एक ही शादी कर सकता है, उसके जीवित रहते हुए वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। लेकिन इस लड़के की पहली वाइफ अभी अलाइव है और ये बात इन पंडित जी को साफ साफ पता है और ये लड़का दूसरी लड़की लाता है शादी करने के लिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि क्या पंडित जी ने अबेटमेंट किया है यहाँ पे बाय इंटेंशनली एडिंग इस लड़के को बाइगैमी के लिए, क्योंकि ये लड़का तो एक ऑफेंस कर रहा है बाइगैमी, और पंडित जी इसको इंटेंशनली एड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने लास्ट वीडियो में, जो कि मेरा डकैती पे था, उस पर एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि मैं हाईवे में जा रहा था, अच्छा खासा गाना सुनते सुनते जा रहा था, तभी गब्बर सिंह अपने 5 डाकुओं के साथ वहाँ रोड में खड़ा था।
आर्म्स के साथ, बंदूकों के साथ। उसने मुझे रोका, मैं डर गया, मैं रुका। उसने मुझे इशारा किया कि अपना शीशा खोलो। मैंने अपना शीशा खोला और गब्बर सिंह ने मुझे देखा और बोला कि ये लड़का तो बड़ा इनोसेंट दिखता है साथियों, इसको छोड़ देते हैं। और ऐसा कह के गब्बर सिंह ने मुझे जाने का इशारा कर दिया और उसके साथी लोग रोड से हट गए। तो क्या ये सेक्शन 391 के अंदर डकैती में आएगा? द आंसर इज कि हाँ आएगा। सेक्शन 391 टॉक्स अबाउट डकैती एज वेल एज अटेम्प्ट टू डकैती। एंड इस पर्टिकुलर केस में ऑल्दो गब्बर सिंह ने मेरे साथ डकैती नहीं करी, लेकिन उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी थी। वो एक रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया उन्होंने मेरा शीशा नीचे किया, बंदूक के साथ मेरे पास आए। इंस्टेंट फियर ऑफ डर, डेथ एंड हर्ट आया मेरे दिमाग में। भले उन्होंने मुझे जाने दे दिया, लेकिन हो सकता है मेरे बाद वो किसी और का वेट कर रहे हो। उन्होंने मुझे जाने दे दिया। इट वॉज एन अटेम्प्ट टू डकैती, अटेम्प्ट टू रॉबरी बाय 5 पीपल और मोर देन 5 पीपल। मेरे जाने के बाद हो सकता है किसी और को उन्होंने पकड़ा हो। सो इस पर्टिकुलर केस में इट विल कम अंडर सेक्शन 91। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।